नमस्कार दोस्तों। यहाँ तक हमें पता चल गया है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का बेस्ट तरीका है आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढना। स्कटलबट मेथड फॉलो करके हम ये आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढ सकते हैं। 15 पॉइंट्स जो किसी कंपनी को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं। अब जब आपने आउटस्टैंडिंग कंपनी ढूंढ ली है जिसका प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है फ्यूचर में, क्या कोई भी टाइम सही टाइम है उसकी स्टॉक खरीदने के लिए? ऑथर बोलते हैं अगर आप सही स्टॉक्स खरीदते हैं और लंबे टाइम तक होल्ड करके रखते हैं तो कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा ही हमेशा। बट अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको थोड़ा विचार टाइमिंग को भी देना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढ के जब आपने सबसे मुश्किल काम कर ही दिया है तो आप हल्का सा और एफर्ट डाल के इन कंपनीज की स्टॉक्स टाइम करने के प्रिंसिपल्स भी सीख लें मैक्सिमम प्रॉफिट्स के लिए। ऑथर बोलते हैं अगर आपने किसी आउटस्टैंडिंग कंपनी की स्टॉक 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से जस्ट पहले खरीदी होती तो 25 साल बाद भी आपको छोटा सा प्रॉफिट ही होता। इसलिए टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जानना है 1929 मार्केट क्रैश में क्या हुआ था तो मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइमिंग का नॉर्मल मेथड है बहुत सारा इकोनॉमिक डाटा इकट्ठा करना और फिर उसे एनालाइज करके जनरल बिजनेस ट्रेंड फोरकास्ट करना। अगर आसमान साफ लग रहा है तो स्टॉक खरीद लो, अगर काले बादल नज़र आ रहे हैं तो अभी मत खरीदो, थोड़ा वेट करो। ऑथर बोलते हैं ये थ्योरी में अच्छा है बट प्रैक्टिकल नहीं है। फोरकास्ट सही होने के चांस इतने अच्छे नहीं है कि आप अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स दांव पे लगा दो। सही तरीका क्या है फिर? अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स की नेचर समझो तो आपको सही तरीका मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग कंपनीज वो होती हैं जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होती हैं, नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस पे काम करती रहती हैं। ये सब करने में बहुत खर्चा होता है और प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं कुछ सालों के लिए। ऑथर किसी भी नए प्रोडक्ट की साइकिल समझाते हैं। जैसे ही खबर बाहर आती है कि कंपनी कोई आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट पे काम कर रही है, स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। फिर जब खबर आती है पायलट प्लांट सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है, स्टॉक प्राइस और बढ़ जाता है। फिर जब मुश्किलों पे मुश्किलें आती हैं कमर्शियल प्लांट को ऑपरेट करने में और खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं, तो लोगों ने जितने उतावले होकर स्टॉक खरीदी थी उतनी ही स्पीड से स्टॉक बेचने लगते हैं। स्टॉक प्राइस गिर जाता है। फिर फाइनली जब प्लांट स्मूथली चलने लग जाता है तो 2 दिन की रैली होती है स्टॉक प्राइस में, लेकिन अगले क्वार्टर में सेल्स, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के खर्चे प्रॉफिट्स को कम कर देते हैं। अब खबर फैल जाती है कि मैनेजमेंट ने ब्लंडर कर दिया है और स्टॉक प्राइस अपने सालों के लो प्राइस पे आ जाता है। इस पॉइंट पे स्टॉक ज़बरदस्त बाय है। जैसे ही एक्स्ट्रा सेल्स एफर्ट पहले प्रोडक्शन प्लांट को प्रॉफिटेबल बना देता है, नॉर्मल सेल्स एफर्ट काफ़ी हो जाता है सेल्स को और बढ़ाने के लिए आने वाले काफ़ी सालों के लिए। अब क्योंकि कंपनी को पता है पहला प्लांट चलाने में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लांट ऑपरेशन में लाना आसान हो जाता है। जिस टाइम तक पांचवा प्लांट फुल कैपेसिटी पे रन करने लग जाता है, कंपनी इतनी बड़ी और पैसे वाली बन जाती है कि एक और नए प्रोडक्ट के लिए साइकिल रिपीट कर सकती है बगैर प्रॉफिट्स और स्टॉक प्राइस को गिराए। ऑथर 3 एग्जाम्पल देते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला एग्जाम्पल है अमेरिकन साइनामाइड का, जिसकी स्टॉक बाकी केमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में लो पीई मल्टीपल पे ट्रेड करती थी। नई मैनेजमेंट आई कंपनी में, कॉस्ट कटिंग की, इनएफिशिएंट डिविजन्स को एफिशिएंट बनाया, एक नए प्लांट पे खर्चा किया जिसमें कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग हुई थी। प्लांट का काम शेड्यूल पे नहीं चल रहा था, ये टाइम था बाय करने का। जब नया प्लांट प्रॉफिटेबल हुआ, स्टॉक का पीई मल्टीपल बढ़ गया और इंस्टीट्यूशंस भी स्टॉक खरीदने लगे। 5 साल में अर्निंग्स 70% बढ़ गई थी और स्टॉक 163%। लेकिन ऑथर ने 110% प्रॉफिट पे बेच दी थी क्योंकि किसी दूसरी कंपनी की लॉन्ग रेंज आउटलुक ज़्यादा बेहतर थी। कंपनी का केमिकल बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा था और कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव टेक्सटाइल बिजनेस में भी घुसने जा रही थी। सही टाइम कब होता है स्टॉक बेचने का, ये अगले चैप्टर में बात करेंगे। ऑथर बोलते हैं उनका फैसला सही भी हो सकता है और गलत भी, सिर्फ फ्यूचर ही बता सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है फूड मशीनरी एंड केमिकल कॉरपोरेशन का। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कंपनी अलग अलग बिजनेसेस के लिए मशीनरी बनाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कंपनी बंदूक, तोप, असला, बारूद बनाने लगी और केमिकल बिजनेस में घुसी ताकि मशीनरी बिजनेस की साइक्लिकल टेंडेंसी बैलेंस कर सके। 4 अलग अलग केमिकल कंपनीज एक्वायर की गई थी। कोई इंटरेस्टेड नहीं था कंपनी खरीदने के लिए, तो ये सही टाइम था स्टॉक खरीदने का। टॉप मैनेजमेंट टीम तैयार की गई इंटरनल प्रमोशन से और बाहर से हायरिंग करके। पुराने प्लांट्स को बेहतर बनाया गया। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हुए 1955 से 57 तक। फाइनली केमिकल बिजनेस चल गया, प्रॉफिट्स तो बढ़े ही, पीई मल्टीपल भी इम्प्रूव हो गया। कुछ ही सालों में 102% प्रॉफिट हुआ। तीसरे एग्जाम्पल में एक कंपनी बहुत मशहूर थी अच्छे लेबर रिलेशंस के लिए, बट कंपनी के साइज ने एक पॉइंट पे फ्रिक्शन क्रिएट कर दी। स्ट्राइक्स हुई, रिलेशंस खराब हो गए
एक नया प्रोडक्ट भी फेल हो गया, ईपीएस गिर गई और स्टॉक प्राइस भी। ये था बाइंग पॉइंट ए। कंपनी की मैनेजमेंट तुरंत लेबर रिलेशंस इंप्रूव करने में लग गई। एक और स्ट्राइक हुई जो आखिरी थी और लंबी नहीं थी, स्टॉक गिरी पॉइंट बी पे। ए और बी दो बाइंग पॉइंट्स थे। इन पॉइंट्स पे अगर खरीदा होता तो 50% और 90% प्रॉफिट होता जब सब ठीक हो गया था कुछ ही टाइम में। ऑथर बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होनी ही चाहिए तभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और भी सिचुएशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक नया प्लांट ऑपरेशन तक पहुंचाने में $10 मिलियन लगे। प्लांट ऑपरेशन में आने के बाद इंजीनियर्स प्लांट को चेक करते हैं डिटेल में। इंजीनियर्स ने सजेस्ट किया $1.5 मिलियन खर्चा और करके, मतलब 15% खर्चा और करके आउटपुट 40% से बढ़ाई जा सकती है। कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशन में है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। इन सब एग्जांपल्स में एक चीज़ कॉमन है, ईपीएस में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है आने वाले टाइम में, पर इस बात ने स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ाया अभी तक। जब भी ऐसी कंडीशन आए तो वो सही टाइम है खरीदने का और स्टॉक बाइंग रेंज में है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में तब भी पैसा कमाएगा आउटस्टैंडिंग कंपनी की स्टॉक खरीद के, बट प्रॉफिट छोटा ही होगा। मान लो इन्वेस्टर ने कंपनी ढूंढ ली है जो 15 पॉइंट्स पे खरी उतरी है और सही टाइम भी आ गया है। मान लो कंपनी में कुछ टेम्परेरी इशू चल रहा है। क्या इन्वेस्टर को बिजनेस साइकिल को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए और अपना सारा पैसा तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्योंकि हो सकता है आपके खरीदने के जस्ट बाद ही डिप्रेशन आ जाए और स्टॉक 40-50% गिर जाए अपनी पीक से। इसमें दो केस हो सकते हैं। पहले केस में मान लो बाइंग पॉइंट पे इन्वेस्टर के पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं पुरानी इन्वेस्टमेंट से। ये वाला इन्वेस्टर बिजनेस साइकिल के गैसेस को इग्नोर कर सकता है और तुरंत इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड 1928-29 वाला पागलपन नहीं चल रहा है मार्केट में। अगर आपको जानना है क्या हुआ था 1928-29 के पागलपन में, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये करना इन्वेस्टर के लिए सही इसलिए है क्योंकि वो उस चीज़ पे बेटर लगा रहा है जो उसे पता है, ना कि उस चीज़ पे जो सिर्फ एक गैस है। कंपनी का बिजनेस इंप्रूव होगा ये उसने एक्चुअल में लोगों से बात करके पता किया है, लेकिन बिजनेस साइकिल फोरकास्ट सिर्फ एक गैस है। और अगर मार्केट गिर भी जाती है उसके इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं तो इसकी स्टॉक बाकियों से कम गिरेगी। दूसरे केस में मान लो बाइंग पॉइंट पे इन्वेस्टर के पास प्रॉफिट्स नहीं है पुरानी इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टर नया है, पहली बार इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसे इन्वेस्टर को वो स्टॉक तो तुरंत खरीद लेनी चाहिए, बट उसके बाद स्टॉक्स काफ़ी टाइम बाद खरीदनी चाहिए, आने वाले कुछ सालों में। इसका फ़ायदा यह है अगर मार्केट डिक्लाइन नहीं हुई तो उसके पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो जाएंगे उन इन्वेस्टमेंट से और वो पहले केस वाला इन्वेस्टर बन जाएगा। अगर आपके बाइंग पीरियड के दौरान, जो कुछ सालों तक चलेगा, मार्केट डिक्लाइन करती है तो आपके पास और पैसा पड़ा है डिक्लाइन का फ़ायदा उठाने का और अन्य अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगाने का। अगर आपके फंड्स का फाइनल पार्ट इन्वेस्ट करते ही मार्केट डिक्लाइन हुई, जब आप फुल्ली इन्वेस्टेड थे, तो आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉफिट्स नई स्टॉक्स के डिक्लाइन को थोड़ा ऑफसेट कर देंगे। इन्हीं रीजंस की वजह से सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे ओवर सेवरल ईयर्स इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है। अगली वीडियो में बात करेंगे सही टाइम कब होता है स्टॉक बेचने का। धन्यवाद।